बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 31 मार्च है साल 2022। कप्तान बामुकाबला आल चीन की दबंग एंट्री हुई है। कहानी के अंदर एक नया मोड़ आया है। अपोजिशन सलामती कमेटी के इजलास से भाग खड़ी हुई है। एनआरओ की झूठी खबरों का बड़ा अजीब ड्राफ्ट सीन हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त मुश्किल में फंस चुकी है। तहरीके अदम एतमाद से पहले ये खत जरूर देख लें। चीफ जस्टिस के सामने एक शहरी पहुंच गया है। इसी दरखास्त की समाअत से आज की वीडियो दरखास्त जो दायर की गई है, इसी से वीडियो का हम आगाज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तारक बदर नामी शहरी हैं। उन्होंने एक दरखास्त दायर की है जिसके अंदर उन्होंने फरीक बनाया वजीर आजम को, चेयरमैन कौमी सलामती कौंसिल, उसके साथ वजारत खारजा, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत कानून, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनको फरीक बनाने के बाद कहा गया है कि धमकी अमेज खत इंतहाई हसास और संजीदा मामला है। अवाम को ज़हनी तनाव से निकालने के लिए फौरी मुदाखलत की जरूरत है। वजीर आजम की जानब से दिखाए गए खत की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया जाए। मामले की तहकीकात तक स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से रोका जाए। दरखास्त के अंदर ये मौका भी अपनाया गया है कि सियासी जमातों के मुल्की सालमियत व वक़ार के खिलाफ किरदार की तहकीकात का भी हुक्म दिया जाए। मुबैना साजिश पर मुलव्वस सियासी जमातों के खिलाफ डिक्लेरेशन का हुक्म दिया जाए। सियासी जमातों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट 2017 की शिक 212 के तहत कार्रवाई की जाए। हसास मामला FIA के सपुर्द किया जाए और FIA को सियासी जमातों अरकान असम्बली के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। तो इस तरह के मतन के साथ जो है वो रिपोर्ट किया गया है कि एक शहरी ने ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी है। अल्टीमेटली इस पर अमल दरामद नहीं होना, चूंकि कानूनी जो तकादा है तहरीक अदम एतमाद का, वो आइंदा 48 घंटे के अंदर पूरा मामला क्लोज होने जा रहा है और ये स्पीकर इस सदा पर रोक भी नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा हुक्म भी ना दे। अब इस पूरे मामले के अंदर चीन की वजारत खारजा ने आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। चूंकि वजीर खारजा जो पाकिस्तान के हैं वो कल उनके साथ मुलाकात हुई चाइना के वजीर खारजा की, और एक तो ये है कि चीन ने पाकिस्तान को $2 अरब ये अदायगी करनी थी, ये डिपॉजिट करना था, लेकिन इसको मौखर कर दिया गया। चीन ने पाकिस्तान के अकाउंट में $4 अरब 30 करोड़ बतौर सेफ डिपॉजिट रखे हुए हैं। पाकिस्तान को रवा माह में ये रकम चीन को वापस करनी थी। $2 अरब 30 करोड़ की मजीद अदायगी मौखर करने का अमल जो है ये जारी है। तो चीन से कोशिश की जा रही है कि ये जो अदायगी है ये मौखर हो जाए पाकिस्तान के पास, क्योंकि पैसा चाइना का मौजूद है। अब दूसरी तरफ जो है वो कहा गया है इस पूरे मामले के अंदर जो चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है वो इंतहाई आम है और इसके अंदर पूरा जो कहानी है वो खुलकर सामने आ गई है कि चाइना की वजारत खारजा ने आज बाज़ाब्ता तौर पर यह स्टेटमेंट जारी कर दी है कि जिस तरह का एक मकरू खेल अमेरिका कुछ ममालिक के अंदर खेलने की कोशिश कर रहा है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा है कि एशियाई ममालिक में महादराई की कैफियत को ना दोहराया जाए। ग्रेट पावर गेम में छोटे ममालिक निशाना नहीं बनेंगे और चाइना इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अमेरिकन जिस तरह का असर रसूख और रजीम चेंज के हवाले से अपनी एक्टिविटीज को यहां बढ़ा रहे हैं, इस पर चाइना ने वार्निंग जारी की है। दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद के मामले में आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आज मीटिंग हुई है, जिसमें ज़ाहिर है आर्मी चीफ और दीगर DGISI समेत जो आम जिम्मेदारान हैं वो इसके अंदर मौजूद थे, वफाकी वज़रा थे। और ये चूंकि रूटीन के अंदर भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के चूंकि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद मखसूस किस्म के हालात हैं, तो इसी तनाज़र के अंदर आज ये जो खत था जो भेजा गया था मुबैना तौर पर अमेरिका से, अब वो जो है अस्करी क़यादत के सामने बाज़ाब्ता तौर पर जो एक कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक रख दिया गया है। यानी पहले चूंकि हमने देखा है, अब जरा सिर्फ इन दिनों के अंदर 8-10 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनकी सहाफ़त को चेक कीजिए, उनका मयार क्या है, किस तरीके से वो मुनाफकत, गलत बयानी और बेहयाई और बेशर्मी के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुझे कई दफ़ा बड़ा गुस्सा आता है, अल्फाज को मैं कंट्रोल करता हूँ,
یعنی آپ دیکھیے پہلے انہوں نے کہا جی کوئی اس طرح کا خط ہے ہی نہیں، کوئی اس طرح کا مراسلہ بھی نہیں ہے، امریکہ اس طرح کیسے کرے گا۔ اب جب وہ پورا معاملہ یہاں پر یہ سیاسی جماعتوں نے بھی کہا، ان صحافیوں نے بھی کہا، جب ان کو پتا چلا کہ معاملہ تو سیریس ہے، پہلے تو مذاق اڑایا، نجم سیٹھی نے کہا جی میرے پاس بھی ایک ہے، حامد میر نے کہا میرے پاس بھی ہے، سلیم صافی نے کہا میں تو صحافت چھوڑ دوں گا اگر یہ بات اس طریقے سے ہوئی۔ لیکن اب ان کو پتا چل گیا ہے معاملہ سیریس ہے، یہ زرداری اس کے بیٹے کو اور شہباز شریف اور سارا جو مافیا ہے اس کو علم ہو گیا ہے۔ کہتے تھے جی اب آپ ادھر صحافیوں کو بھی دکھا رہے ہیں ادھر بھی دکھا رہے ہیں، لہذا آپ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائیں، آپ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں۔ تو اب یہ میٹنگز بھی بلائی گئی ہیں اس کے اندر خط رکھنے کے لیے، اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز کو جو اس کے اندر ممبر ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ اب چونکہ بات ہو گئی ہے سچ، ان کو پتہ لگ گیا ہے، اور پتہ تو پہلے بھی خیر ان کو تو تھا، وہ سازش کا مبینہ طور پر حصہ ہے، لیکن اب یہ پہلے کہتے تھے یہ وزیر اعظم لے کر ہی نہیں آئے گا، اتنی جرت نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ وزیر اعظم تو لے کر آ رہا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اندر۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، بھائی اب آپ کو نا ہمارے نمبر گیم پورے ہیں، اب آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، بس آپ بھی جعلی ہیں۔ آصف زرداری کہتا ہے جعلی بینک اکاؤنٹس کا سب سے سرغنہ اور وہ کردار آج کہہ رہا ہے یہ ہمارے مہربانی ہے اس ملک کے ان مہربانوں کی جنہوں نے اس ملک کی قوم پر دوبارہ ان قوم کے مجرموں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو مسلط کرنے کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک پورا معاملہ چلایا ہے۔ ان کی بہت مہربانی ہوگی اور یہ قوم ان کو قربانیوں کو یاد رکھے گی اس تناظر کے اندر۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے خط بھی جعلی ہے، عمران خان کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے، لہذا ہم نے اس کمیٹی کے اندر نہیں جانا۔ تو اب جب بات سچ آئی ہے تو اپوزیشن بھاگ گئی ہے کہ سامنے آئیں گے تو پھر ضمیر کا جو سودا کیا ہوا ہے اس کو کیسے طریقے سے ہم فیس کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی چونکہ اس وقت آپ دیکھیے حامد میر تو بہت چھوٹا کردار ہے، ویسے آج کل وہ میٹنگز کروا رہے ہیں، یعنی صحافت کے بجائے کچھ اور دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ پورا طبقہ اور ایک دو خواتین ہیں ان کی تو اچھل کود ہی نہیں ختم ہوتی، وہ ایسے بریکنگ بغیر تحقیق کے دے رہی ہیں۔ اب ایک بیانیہ بنایا گیا اور بیانیہ میں ابھی وزیر اعظم ہاؤس سے میں نے کنفرم کیا ایک ذریعے سے، اور بتایا یہ گیا کہ یہ جو این آر او کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، چونکہ اس وقت پراپیگنڈا وار ہو رہی ہے، خاص طور پر اپوزیشن کے جو ٹاؤٹ قسم کے وہ خواتین و حضرات ہیں، اور جن کو کبھی ہیلی کاپٹر پر جو ہے وہ جاتے تھے، کبھی ان کے حج ہوتے تھے، کبھی ان کو کچھ وزارتیں ملتی تھی، کوئی پی سی بی کا چیئرمین بنتا تھا، کوئی پیمرا کا اس کو ذمہ داری مل جاتی تھی، کسی اور کے لیے کچھ گولیاں اس طرح کی آ جاتی تھی، پی ٹی وی کا چیئرمین بنا دیا۔ اب ہر ایک طبقے کو چونکہ شریف مافیا نے نوازا ہوا ہے تو وہ دوسرے بھی اب جو چھوٹے ہیں جونیئر ان کا قد کاٹ اتنا نہیں تھا۔ میں نام لے دیتا ہوں، آپ پھر کہتے ہیں آپ زیادہ نام لیتے ہیں۔ غریدہ فاروقی کا اب اس کا اتنا قد کاٹ صحافتی نہیں ہے، نہ یہ کوئی اتنی صحافی ہے، نہ اس کو کوئی سنتا ہے، لیکن چونکہ ٹویٹر پر یہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ اب یہ اچھل کود کیوں کر رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چونکہ بہت نچلے لیول کی ایک خاتون صحافی کے طور پر اس کا شمار ہوتا تھا، اب اچھل کود کے ذریعے یہ بھی اوپر والے سٹیٹس پر آ جائے کہ اگر نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جائے۔ تو یہ اس چکر کے اندر وہ ایک ہمار نام ہے، پتہ نہیں کہ عمار ہے اس کا، وہ شخص جو ہے وہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کے بہرحال اب انہوں نے پراپیگنڈا کیا کہ یہ این آر او جو ہے وہ مانگ رہا ہے وزیر اعظم کہ مجھے سیف ایگزٹ دے دو۔ پھر اس کے ساتھ سیاست دانوں نے اور ان کے یہ ٹاؤٹ صحافیوں نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ کمپین لانچ کی۔ بھائی عمران خان کیوں این آر او آپ سے لے گا؟ یعنی جس بندے نے اگر این آر او والا معاملہ ہوتا تو وہ ابھی اس کو آپ ہٹا ہی نہ رہے ہوتے، تو وہ این آر او لینا اس کے فائدے میں بھی نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد آپ نے پیش کر دی، ووٹنگ ہوگی، وہ گھر چلا جائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی، تو اس کے فائدے میں یہی بات ہے، آپ حکومت نہیں کر سکیں گے اس طریقے سے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں تو آپ کے بٹوارے پہ اپنی لڑائی ہونی ہے، پوری قوم آپ کا تماشا دیکھے گی۔ اب یہ ساری چیزیں کہا گیا جی عمران خان نے این آر او مانگ لیا ہے اور یہ جو ہے اب اپوزیشن نہیں دے رہی، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی گئی، ایسا تاثر دیا گیا کہ وزیر اعظم چاہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں باعزت، لیکن 2-3 مہینے کے لیے آپ مجھے رہنے دیں، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ جان بوجھ کر بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ
कुछ सहाफियों ने जानते बूझते हुए इस प्रोपेगंडे का वो हिस्सा बने हैं और उनके खास एजेंडा है। अब ये बात जो है वजीर आजम हाउस से बताया गया है कि इस तरह, बल्कि शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बताया इस तरह की कोई बात नहीं है। अब मामला ये है, जो खबरें आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ना वजीर आजम मान रहे हैं ना अपोजिशन मान रही है। एस्टेब्लिशमेंट ये जरूर कोशिश कर रही है कि कोई दरमियाना रास्ता निकले कि तसादम की तरफ हालात न जाए और इसको एक तरीके के साथ हैंडल किया जाए। तो वजीर आजम न एनआरओ मांगेगा, यानी इन बुज़दिलों से, और एक कौम उसके साथ खड़ी है और कौम की हमायत उसके साथ है और बंटवारे पर इनकी लड़ाई सब ने, पूरी आवाम ने देखनी है। तो ये सारा मामला जो है इसको इस तरीके से हैंडल किया गया। तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जनरल बाजवा हूं या आईएसआई के डीजी हूं या दीगर जो असल एस्टेब्लिशमेंट पूरा एक जो होता है, उनके लिए ये यकीनन इस वक्त मुश्किल हालात हैं। एक तरफ आवाम के जज्बात हैं, दूसरे उन पर इल्जामात भी बड़े लग रहे हैं। लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि अपोजिशन की इस पूरी गेम के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और फिर अमेरिका के साथ बाकायदा एक गठजोड़ जो है उसका ये सारा एक पूरा एक प्लान है जिसके मुताबिक ये सारी चीजें एक जगह पर होती रही हैं और वजीर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है इस रूस के दौरे के तनाजर में। हालांकि वजीर आजम जो है वो मशावरत के साथ रियासती पॉलिसी के तहत रूस के दौरे पर गए हैं, लेकिन उनको कुर्बानी का बकरा बाद लोग कहते हैं। वो जैसे स्टेटमेंट्स आई है वहां से अमेरिका से कि अमेरिका कहता है ये रियासती फैसला नहीं है, ये वजीर आजम का फैसला है। तो किसी ने तो अमेरिकन को बताया है कि भाई ये इमरान खान हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, हम तो आपके साथ हैं। तो बहुत सारी बातें इस वक्त तो ऐसी लोग बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं वजीर आजम इंशाल्लाह इस तरफ नहीं ले जाएंगे और उनकी कोशिश भी है कि टकराव इदारों के मुकाबले में अवाम खड़ी ना हो और इस पर उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन यहां पर जो है मामलात ये कह रहे हैं कि चोर और चौकीदार मिल गए और वो मिलकर अब जो है वो खेलना चाहते हैं इस पाकिस्तानी अवाम पर। और ये यानी एक सानिया मॉडल टाउन का आप देखिए मरकजी मुल्ज़म तो वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअली तो आपको इल्म है उनके बगैर कोई नहीं करा सकता। वो वजीर आजम होगा, उसका मरकजी एक मुल्ज़म राना सनाउल्लाह, वो यानी टीटी स्कैंडल और सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुल्ज़म वजीर आजम होगा और वजीर दाखिला होगा राना सनाउल्लाह और इसके साथ फजल रहमान। और फिर आप देखिएगा कि इस मुल्क का क्या क्या मिलकर हशर किया जाता है, लेकिन ज्यादा देर आवाम सो नहीं सकती, आवाम बेदार होगी। तो अब ये पूरे मामले के अंदर जो है वो चाइना की भी एंट्री हुई है। उसके बाद देखते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ के अपोजिशन भी नहीं मान रही, हुकूमत भी नहीं मान रही, उनके लिए हालात मुश्किल है। लेकिन यकीनी तौर पर मुल्क किसी भी मार्शल लॉ का या इमरजेंसी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वजीर आजम कौम से खिताब करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी वो जैसे बताया जा रहा है कि ऐसा माहौल नहीं चाहते कि लोग फौजी जर्नैलों के खिलाफ जो है कोई इस तरह का मामला शुरू हो और लोग नवाज शरीफ और उनके दरमियान कोई फर्क ना करें। नवाज शरीफ का मामला तो असली था, यानी नवाज शरीफ का तो गुस्सा बनता नहीं है क्योंकि उसने लूट मार की हुई है। लेकिन अगर इमरान खान इस तरह की कोई खुदा न खास्ता बात करेंगे तो हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। लेकिन यकीनन सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर लगे हुए हैं और ये डाकू मूवमेंट कितनी देर तक चलती है ये आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।